और हमारा मिशन है इसे प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से समझना। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम तथ्यों को इस तरह से जोड़ें कि वो याद रह जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने दौर से, प्राचीन काल से। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा। यहां हमारे नोट्स में 2 कालों पर जोर है, पुरापाषाण यानी पेलियोलिथिक और नवपाषाण यानी नियोलिथिक। जी। पुरापाषाण काल के लिए बेलन घाटी, सोनभद्र, मिर्जापुर ये सब नाम हैं। यहाँ क्वार्ट्जाइट पत्थर के औजार मिले हैं। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। हाँ, लगता है, पर इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। वो क्या? आप इसे एक मेंटल मैप की तरह देखिए। प्रयागराज की बेलन घाटी, सोनभद्र, मिर्जापुर ये सब एक ही भौगोलिक पट्टी में है। अच्छा। और यहाँ मिले औजारों की एक ही खासियत है, उनका पत्थर क्वार्ट्जाइट। तो परीक्षा में सवाल अक्सर सीधा आता है, बेलन घाटी का संबंध किस काल से है? और जवाब है पुरापाषाण। बिल्कुल। रटने के बजाय ये सोचना आसान है कि ये शुरुआती इंसानों के टूल मेकिंग हॉटस्पॉट थे। ठीक है, टूल मेकिंग हॉटस्पॉट, ये अच्छा तरीका है। अब आते हैं नवपाषाण काल पर। यहाँ एक नाम बार बार आता है, कोलदिहवा। ये भी प्रयागराज में ही है। हाँ, कोलदिहवा। इस एक जगह ने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतनी महत्वपूर्ण हो गई? कोलदिहवा इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि यहाँ से भारत में चावल की खेती का सबसे पुराना सबूत मिला है। चावल की खेती का? जी। सोचिए, इस एक खोज से पहले हमारी समझ कुछ और थी, लेकिन कोलदिहवा ने दिखाया कि गंगा के मैदानों में इंसान बहुत पहले से चावल उगा रहा था। और ये यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं का एक पसंदीदा सवाल है। मतलब ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, ये इस क्षेत्र की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की नींव का पहला सबूत है। बिल्कुल सही। और इसी वजह से गंगा यमुना दोआब इतना उपजाऊ और महत्वपूर्ण बना। और वैदिक काल में तो ये आर्य सभ्यता का केंद्र ही बन गया। कुरु, पंचाल, कोसल, काशी। हाँ, और यहीं से राजनीतिक भूगोल का महत्व शुरू होता है। आज का उत्तर प्रदेश कभी प्राचीन भारत के शक्तिशाली महाजनपदों की भूमि था। उत्तर प्रदेश जहां हर कदम पर इतिहास जीवित है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित थे। काशी वाराणसी के आसपास स्थित, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र। कोसल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, भगवान राम की जन्मभूमि। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, यह व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पांचाल, महाभारत काल से प्रसिद्ध राज्य। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल में कौपिल्य। कुरु, हस्तिनापुर केंद्रित, महाभारत की प्रमुख भूमि राजधानी। इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली थी। शूरसेन, मथुरा क्षेत्र में स्थित व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। मल्ल, यही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। चेदी, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, कौन कौन से महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में? महाजनपद काल यानी लगभग 600 ईसा पूर्व में ये छोटे छोटे जनपद शक्तिशाली राज्यों में बदल गए। और परीक्षाओं में तो राजधानियों को लेकर सवाल आते हैं। बहुत आते हैं, महाजनपद और उनकी राजधानियों को मैच करने के लिए। जैसे वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कोसल की श्रावस्ती और काशी की वाराणसी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कितने पुराने हैं। और जब ज्ञान और संस्कृति की बात आती है तो 2 धर्मों का उदय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है, बौद्ध और जैन धर्म। हाँ, बिल्कुल। सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। ये दोनों ही स्थान सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ? उत्तर है सारनाथ। और धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब सिर्फ पहला उपदेश तो नहीं है। नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ है धर्म के पहिए को गति देना। ये वो पल था जब बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया के लिए उपलब्ध हुईं। इसीलिए सारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रतीक है। और कुशीनगर? कुशीनगर, जहां उन्होंने देह त्यागी, वो बौद्ध धर्म के लिए एक अंतिम तीर्थ बन गया। इसी तरह जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से था। ये दिखाता है कि ये भूमि दोनों प्रमुख धर्मों के लिए कितनी पवित्र रही है। तो कृषि, फिर राजनीति और फिर धर्म, इस क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ता ही गया। मौर्य और गुप्त काल में भी ये सिलसिला जारी रहा। हाँ, अशोक के अभिलेख मेरठ और कौशाम्बी से मिले हैं। और सारनाथ का सिंह स्तंभ तो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। बिल्कुल।
और गुप्त काल में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर लिखा था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अच्छा, इस पर सीधा सवाल आता है। एकदम सीधा सवाल आता है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? जवाब है हरिशेन। पर इसके पीछे की बात और भी दिलचस्प है। क्या? इसे उसी स्तंभ पर लिखा गया जिस पर अशोक के लेख पहले से थे। ये एक तरह का सिंबॉलिक स्टेटमेंट था कि गुप्त वंश मौर्यों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। वाह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। हाँ, तो अब प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय में भी उत्तर प्रदेश का जिक्र तो आता ही है। हाँ, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कन्नौज अभियान या इल्तुतमिश का बदायूं से संबंध। लेकिन असली खेल तो मुगलों के आने के बाद बदला है ना? हाँ, क्योंकि मुगलों ने इस क्षेत्र को सिर्फ जीता नहीं बल्कि इसे अपने साम्राज्य का दिल बना लिया। बाबर ने 1526 में पानीपत और फिर 1527 में आगरा के पास खानवा का युद्ध लड़ा। और अकबर ने तो राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया, दीने इलाही की शुरुआत की और इलाहाबाद किले का निर्माण कराया। ये सारे तथ्य सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जैसे फतेहपुर सीकरी किसने बसाया या इलाहाबाद किला किसने बनवाया। लेकिन क्या इन सब फैसलों के पीछे कोई बड़ी सोच थी? बहुत गहरी सोच थी। फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक नई राजधानी नहीं थी, वो अकबर की सुलह ए कुल की नीति का प्रतीक थी, जहां इस्लामी और राजपूत वास्तुकला का संगम था। अच्छा। और इलाहाबाद का किला सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, वो गंगा यमुना के संगम पर, यानी एक बेहद पवित्र और सामरिक जगह पर मुगल सत्ता की मोहर थी। और इसी कड़ी में शाहजहां का आगरा में ताजमहल और जामा मस्जिद का निर्माण भी आता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। चलिए अब आधुनिक इतिहास पर आते हैं। 1857 का विद्रोह, जिसका प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश ही था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि विद्रोह का केंद्र उत्तर प्रदेश बना। अवध का विलय, किसानों पर भारी लगान, सिपाहियों में असंतोष, ये सब यहीं सबसे ज्यादा था। और यहाँ से नेतृत्वकर्ताओं और केंद्रों का मिलान करने वाले प्रश्न बहुत बनते हैं। हाँ बिल्कुल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बरेली से खान बहादुर खान। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, ये का आम सवाल है। और इन्हें याद रखने का तरीका है इनके मकसद को समझना। नाना साहेब पेंशन के लिए लड़े, रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए, और लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने बेटे के लिए लड़ रही थीं, क्योंकि अवध को हड़प लिया गया था। मकसद समझने से नाम और जगह अपने आप जुड़ जाते हैं। सही। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन भी यहाँ हुए, जिनमें 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लखनऊ पैक्ट, जहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये एकता के लिए एक बड़ा कदम था। उस समय तो यही लगा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को मान लिया, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने माना कि इसी ने कहीं न कहीं बंटवारे की नींव को मजबूत किया। अच्छा, ये गहरा विश्लेषण है जी। और फिर असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। एक हिंसक घटना की वजह से इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया? ये गांधी जी के सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनके लिए आंदोलन का अहिंसक रहना उसकी सफलता से ज्यादा जरूरी था। परीक्षा के लिए तारीख 4 फरवरी 1922 और जगह गोरखपुर, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी दौर में क्रांतिकारियों की धारा भी थी, काकोरी कांड 1925 लखनऊ के पास। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे नाम जोड़े हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन डकैती तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश सरकार के इकबाल को एक सीधी चुनौती थी। मकसद पैसा लूटना नहीं, बल्कि उस पैसे से हथियार खरीदकर क्रांति को आगे बढ़ाना था। और अंत में स्वतंत्रता के बाद की एक महत्वपूर्ण तारीख 24 जनवरी 1950, जब यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये औपनिवेशिक पहचान को छोड़कर एक स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रतीक था। इतिहास के अलावा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बहुत समृद्ध है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 3 स्थल भी यही हैं, ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी।
तो अगर हम सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले तथ्यों पर एक नजर डालें, एक तरह का क्विक रिवीजन, जरूर। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ, महापरिनिर्वाण, कुशीनगर, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त और हरिशेन, 1857 विद्रोह की शुरुआत, मेरठ, चौरी चौरा, गोरखपुर 1922, काकोरी कांड 1925, और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। ये एक बहुत अच्छी क्विक रिवीजन लिस्ट है हम्म। जो परीक्षा से ठीक पहले बहुत काम आता।